नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका परीक्षा आइडिया के इस मंच पे। हम लोगों ने पिछली क्लास में मॉडर्न इंडिया के जितने भी इंडेक्स थे, जो उसमें हम अपने विषयों को शामिल करते हैं, जैसे 18वीं सदी का भारत, 18वीं सदी के भारत में विभिन्न राज्यों का उदय, साथ ही यूरोपीय कंपनी उनका आगमन, साथ ही यूरोपीय कंपनी और बंगाल के नवाब के साथ संबंध, इस तरीके से हमने लगभग 16-17 इंडेक्स पे चर्चा किया था। उनको हम लोगों ने तोड़ तोड़ के देखा था। आज इंडेक्स की चर्चा नहीं है, 18वीं सदी के भारत की मूल स्थिति को समझना होगा कि आखिर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पे भारत किस तरीके का दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जो भी हम क्लास ले रहे हैं उसका बेस जो है एनसीईआरटी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हमें यह सबसे पहले समझना ही होगा कि जिस आधुनिक भारत की हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपके सम्मुख, ये आधुनिक भारत है क्या। देखिए, जरा सा इसको समझते हैं कि आधुनिक भारत क्या है। तो देखिए, अन्य देशों की तरह, जैसे दुनिया के जितने भी देश हैं, अन्य देशों की तरह भारत के इतिहास को भी आमतौर पर 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। फिर हम कहते हैं यह विभाजन स्पष्ट करने के लिए किया जाता है कि प्रत्येक काल में समाज किस तरीके का दिखाई दे रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति किस तरीके की है, उसका राजनीतिक आयाम या उसकी अर्थव्यवस्था या उसके संस्कृति के जो पहलू है वो किस तरीके के दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि 18वीं सदी का जो काल है एकदम संक्रमण का काल है। हम पाएंगे यहाँ पे कि एक तरफ यूरोपीय कंपनियां भी भारत में प्रवेश कर रही हैं और एक तरफ यह भी हम देखेंगे कि जो सत्ता 1500 से चली आ रही थी, 1526 से शुरू हुई थी, उस सत्ता का अब अवसान का काल था। वो सत्ता अब धीरे धीरे स्वतः शून्य में जा रही थी। यानी मुगलों की स्थिति कहीं ना कहीं पतनोन्मुख थी, यानी कि पतन की तरफ थी। तो हम इसको भी देखेंगे। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे हमें यह ध्यान देना होगा कि आखिर इनके अलावा और क्या था। तो हम देखिए, यहाँ जरा समझते हैं कि 18वीं सदी में भारत की स्थिति, तो हम कहेंगे राजनीतिक स्थिति में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है। तो हम कहते हैं कि मुगलों का पतन, मुगलों का पतन ये स्थिति थी। फिर यूरोपीय यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन भी हो रहा था। साथ ही हम यह भी पाते हैं कि भारत पर विदेशी आक्रमण भी हो रहे थे इस समय। भारत पर विदेशी आक्रमण, अब ये आक्रमण किसका था। तो हम कहेंगे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। यानी कि यहां पर यह काल पूरी तरीके से संक्रमण के रूप में दिखाई दे रहा है। वो कैसा, राजनीतिक स्थिति के अनुसार। यानी राजनीतिक रूप से अगर देखें तो हम कहते हैं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत की राजनीतिक दशा अत्यधिक क्या दिखाई दे रही है, बहुत ही कमजोर दिखाई दे रही है या पतोन्मुख दिखाई दे रही है। लेकिन यह स्थिति कब शुरू हुई, क्योंकि कहीं भी किसी भी जगह, जैसे कि हमने प्राचीन भारत को पढ़ा, मध्यकाल को पढ़ा, तो मैंने हर जगह आप लोगों से एक चीज बताया कि किसी भी चीज का उदय या किसी भी साम्राज्य का पतन, साम्राज्य का उदय और पतन अचानक नहीं होता है। उसके लिए एक निरंतर कारणों की आवश्यकता होती है, या एक नहीं बल्कि कई कॉजेस, कई कारण होते हैं जो उसके साथ लगे होते हैं। किसी एक कारण से किसी भी सत्ता का ना तो उदय होता है ना तो पतन होता है। तो हम पा रहे हैं कि ये 18वीं सदी का भारत में हमें दिखाई क्या पड़ता है। तो एक तिथि हम लोग जानते होंगे 1707। ये वह तिथि है जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु, हम जानते हैं कि जब भी हम मुगलों को पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा बाबर से लेके बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और लास्ट में औरंगजेब, इनको यानी कि लगभग 6 मुगलों को हम ग्रेट मुगल के रूप में देखते हैं। और 1707 यानी जो अंतिम ग्रेट मुगल है कौन, औरंगजेब, जिसके समय में हम पाते हैं कि मुगल सूबा भारत में बढ़ता गया,
मुगल सूबा धीरे धीरे डेवलप होता गया। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद सारी चीजें क्या हो गई, पलटने लगी। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दुर्बलता आने लगी। ठीक साथ ही हम यह भी देखेंगे कि मुगल साम्राज्य का पतन 1707 के बाद तेजी से होने लगा। चारों ओर राजनीतिक अराजकता की स्थिति व्याप्त होने लगी। और यही नहीं, मुगल उत्तराधिकारी प्रायः हम पाते हैं कि सत्ता लोलुप दिखाई देते हैं, साथ ही विलासी हैं, कमजोर हैं। यानी कि जो मुगल यानी कि औरंगजेब के बाद के जो उत्तराधिकारी थे, सत्ता लोलुप थे, कमजोर थे, या कह सकते हैं कि विलासी प्रवृत्ति के दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए हम जब भी ग्रेट मुगल की बात करते हैं तो कहते हैं ये ग्रेट मुगल हैं। और इनके बाद यानी औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर के शासनकाल को हम कहते हैं लेटर मुगल, बाद के मुगल। और उनके समय मुगलिया हुकूमत दिनों दिन सिकुड़ती गई, कमजोर होती गई। लेकिन कोई भी हुकूमत अचानक कमजोर होने लगी या धीरे धीरे जो भी स्थिति आई जो कमजोर हो रही थी, तो उसके पीछे का कारण क्या था, यह भी समझना होगा कि आखिर वो कौन कौन से कजेस हैं जिनके कारण मुगलिया हुकूमत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। ठीक, उसमें अगर जब तह में जाएंगे तो हम पाएंगे कि दिल्ली दरबार, जो दिल्ली का दरबार है, वो कई गुटों में विभाजित हो गया है। क्या हो गया है? विभाजित हो गया। ठीक, अब विभाजन का कारण क्या था? तो दरबारी दलबंदी, तो कह सकते हैं दरबारी दलबंदी। अब दरबारी दलबंदी हुई तो इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन चार हमें गुट दिखाई देते हैं, जैसे ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी। ठीक, ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी ये गुट था। मुगल हुकूमत जब चरमराया तो वजीर अब तय करने लगे कि बादशाह कौन होगा। वजीरों की महत्वाकांक्षा में वृद्धि होने लगी। यानी कि राजनीतिक स्थिति अब धीरे धीरे क्या थी, बिल्कुल बिगड़ती हुई जा रही थी। यहां तक कि 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में यानी 1719 ईस्वी में एक ही वर्ष में हम पाते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार शासक। कब? 18वीं सदी के प्रारंभ में। चार शासक। अब ये चार शासक कौन थे? एक के बाद एक, और ये एक वर्ष में हुआ। कब? 1719 में चार शासक बदल गए। 1719 में चार शासक। पहला शासक फर्रुख सियर, फर्रुख सियर। दूसरा रफी उद्दौला, रफी उद्दरजात। रफी उल दरजात। फिर इसके बाद एक और शासक आता है मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। यानी कि एक साल में चार शासक बदल रहे हैं। सोचिए कैसी स्थिति रही होगी। यानी राजनीतिक स्थिति में हम कह सकते हैं कि मुगलों का पतन हो रहा था, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हो रहा था और भारत पर विदेशी आक्रमण भी हुआ। लेकिन उस समय अगर मूल में जाएं तो पाते हैं कि राजनीतिक स्थिति कैसी दिखाई दे रही है। तो हम कह रहे हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है, दरबार में कई दलबंदियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी मतलब तीन चार दल हैं जो यह डिसाइड करते हैं, यानी कि वो किसके महत्वाकांक्षी वजीरों के मार्फत चल रहे हैं और वो डिसाइड कर रहे हैं कि भारत का शासक कौन होगा या मुगल शासक कौन होगा। हद तब ज्यादा बढ़ जाती है जब हम पाते हैं कि 18वीं सदी के प्रारंभ में एक वर्ष यानी कि 1707 औरंगजेब की मृत्यु और लगभग 1719 तक जाते जाते स्थिति इतनी चरमरा गई कि एक ही वर्ष में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार शासक हुए। फर्रुख सियर, रफी उद्दौला, रफी उद्दरजात और मोहम्मद शाह। ठीक, इतना बात समझे होंगे। अभी डिटेल में आएंगे, लेकिन फिलहाल राजनीतिक स्थिति से आपको परिचित करा रहे हैं कि राजनीतिक स्थिति में कौन कौन से आयाम दिखाई पड़ रहे हैं। वही नहीं,
उत्तर से दक्षिण की तरफ जब हम यात्रा करते हैं तो अनेक नवाबों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कई नवीन स्वतंत्र राज्यों का हम उत्थान पाते हैं इस समय, जैसे हैदराबाद, जैसे अवध, जैसे बंगाल, जैसे जाटों का एक अलग खेमा, जैसे पंजाब का एक अलग खेमा। यानी कि भारत विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति में बंटने लगा, छोटे छोटे राज्य सत्ता में आने लगे और एक केंद्रीकृत सत्ता जो मुगलों के समय चल रही थी, जो बाबर से लेके औरंगजेब पर्यंत तक जो चलती आ रही थी, वो टूट गई, चरमरा गई, हट गई। हम पाते हैं कि उत्तर से दक्षिण में अनेक नवाबों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सत्ता और सीमा विस्तार के लिए संघर्ष भी प्रारंभ कर दिया, आपस में लड़ने भी लगे। यही नहीं, हम यह भी पाते हैं कि आंतरिक कठिनाइयों और विषमताओं का लाभ उठाकर भारत के उत्तर पश्चिम के शासक भारत की ओर अपनी कुदृष्टि लगाने लगे, जिसका परिणाम था नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। ये बात समझे होंगे मेरी। अब आप देखते होंगे 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था और 48 में, 39 के बाद 48 में अहमद शाह अब्दाली ने किया था। ठीक है, लेकिन इनको पूरी तरीके से हमें डिटेल में समझना होगा। डिटेल क्या है, जरा इसको मैं हटाता हूं, फिर अगले पक्ष पे आता हूं। कहा कि 1739 भारत में नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह का आक्रमण। अब भारत में नादिर शाह ने आक्रमण किया तो यहां पर भयंकर लूटपाट और नरसंहार किया। यानी कि यहां लिख लेंगे भयंकर लूटपाट, नरसंहार। घटना यह घटित हुई कि 1739 में नादिर शाह भारत पे आक्रमण किया। भारत में जब वो राजधानी दिल्ली में प्रवेश किया तो वहां पे अफवाह फैला दी गई कि नादिर शाह के कुछ सैनिकों की हत्या दिल्ली की जनता के द्वारा कर दिया गया है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मुगल सैनिकों के द्वारा कर दिया गया है। नादिर शाह को यह बात पता चली और वो बहुत गुस्से में आ गया। वो अपनी तलवार को मयान से बाहर निकाला और एक शिखर पर चढ़कर वो सूर्य के सम्मुख अपनी तलवार को बहुत तेजी से चमकाने लगा, यानी उसे घुमाने लगा। जब घुमाने लगा तो यह आम लोगों को यह मैसेज था कि जैसे ही वो तलवार घुमाएगा, इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कत्लेआम करना है। और हुआ भी यही। फिर 1747 48 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। ठीक, इसको भी हम लोग पाते हैं। यानी कि 1747 से अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर निरंतर हमले किए, भारत की शांति को हमेशा भंग किया, अचानक हमला करना, लूटमार करना और हत्या करके पुनः वापस चले जाना। इसी समय विभिन्न यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन हुआ। यूरोपीय शक्ति, अब यूरोपीय शक्ति में कौन है तो कहेंगे कि पुर्तगीज है। आपको एक फार्मूला दिया था PDEDF, कौन? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस और फ्रेंच। बाद में स्वीडिश भी आए, उनको भी जोड़ लीजिएगा, स्वीडिश। यानी इसी समय आक्रमण तो यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन एक ये आक्रमण करके नहीं आया था, ये भारत में व्यापार के उद्देश्य से आया था। आरंभिक उद्देश्य इसका व्यापार था, भूभाग नहीं। और
ये बात सबसे ज्यादा लागू होती है EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कौन सी है भाई? तो अंग्रेज कंपनी है ये। ठीक है। आक्रमण तो दोनों तरफ से हो रहे हैं। एक व्यापारी के वेश में आया, व्यापार करने के लिए आया, और एक सीधा लूटमार किया भयंकर रूप से। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, ये भारतीय इतिहास के दो दुर्दांत आक्रमणकारियों में गिने जाते हैं। नादिर शाह का ही सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह ने कहा था अहमद शाह अब्दाली के बारे में कि मैंने पूरे हिंदुस्तान, ईरान और तुरान में अब्दाली जैसा व्यक्ति नहीं देखा है। इसे दुर्रे दुर्रानी कहता था, युग का मोती इसको कहा गया है। इसी को दुर्रे दुर्रानी और युग की मोती की संज्ञा दी गई है। किसके द्वारा? नादिर शाह के द्वारा। और नादिर शाह को अफगानिस्तान का नेपोलियन भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं। ठीक है। फिर जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये विदेशी शक्तियां जो यहां पर आरंभिक रूप से व्यापारी के रूप में आई, ये विदेशी शक्तियां न केवल व्यापारी रहीं, बल्कि ये विदेशी शक्तियां भारत को परस्पर लड़ाकर अपने व्यापारिक विस्तार और राजनीतिक प्रभुत्व के लिए आतुर हो गई थी। हम पाएंगे कि इन्होंने कैसे व्यापारिक विस्तार को बढ़ाया और भारत में आंतरिक कलह को कैसे इन्होंने जन्म दिया। यानी कि हम पाएंगे कि पुर्तगाली हैं, डच हैं, अंग्रेज हैं, डेनिश हैं, फ्रेंच हैं, स्वीडिश हैं, लेकिन इनमें जो सबसे आगे निकलेंगे वो कौन है? अंग्रेज हैं। ये सबसे आगे निकलेंगे। क्यों? क्योंकि ये इन सब में सबसे ज्यादा ज़हीन थे। इनकी शक्ति और के मुकाबले भारत में बेहतर चली। इनकी रणनीति और के मुकाबले भारत में बेहतर साबित हुई। इस चीज को भी ध्यान देना है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये विदेशी शक्तियां भारत को परस्पर लड़ाकर अपने व्यापारिक हितों को साधना, साथ ही राजनीतिक प्रभुत्व के लिए आतुर हो गई। कब? जब इन्होंने भारतीय राजनीति के खोखलेपन को जान लिया कि भारत में कोई भी ऐसी केंद्रीकृत सत्ता नहीं है जो इन्हें चुनौती दे सकती है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने मन का कानून और अपने फायदे के चीजों के लिए भारतीय राजाओं को आपस में लड़ाना शुरू किया। कुछ का सहयोग फ्रेंच ने किया, कुछ का सहयोग अंग्रेजों ने किया, लेकिन उनकी मूल मंशा यह थी कि भारत के अधिकाधिक भूमि और बंदरगाहों पर उनकी पहुंच बन सके, भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर उनका पहुंच बन सके। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं जिनका नाम है सर ऑल्फ्रेड लॉयल। प्रशासक भी थे, लेखक भी थे। उन्होंने 18वीं शताब्दी का जो काल था, या ये जो मध्यकाल का जो लास्ट सिरा है जहां से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है, कहते हैं मुगल साम्राज्य का पतन का मूल बिंदु यही था। यानी कि यहीं से मुगलों की कहानी खत्म होती है। 18वीं शताब्दी से ही उन्होंने मान लिया है। ठीक, इसीलिए चैप्टर में 18वीं सदी का भारत भी रखा गया है और पहले चैप्टर के रूप में रखा गया है, क्योंकि यहां से आधुनिकता के कुछ आयाम शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम राजनीतिक चीजों को समझ चुके हैं, इसमें कई बिंदु आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि राजनीतिक स्थिति के बाद सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन किस तरीके का दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। कब? 18वीं शताब्दी में। कि 18वीं शताब्दी की सामाजिक स्थिति क्या है, धार्मिक स्थिति क्या है और इनकी राजनीतिक स्थिति क्या है, या किस तरीके की दिखाई पड़ रही है। तो देखिए, सामाजिक धार्मिक स्थिति की सबसे पहले यहां चर्चा हम लोग करेंगे कि सामाजिक धार्मिक स्थिति क्या है। तो हम जानते हैं कि 18वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक और धार्मिक अवस्था अत्यंत शोचनीय और कहीं ना कहीं अवनत थी। अत्यंत शोचनीय व अवनत स्थिति में। ठीक है। दूसरी चीज हम देखेंगे कि इस राजनीतिक स्थिति के बारे में एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिनका नाम है एसएन बोस। कभी पढ़िएगा, जब सबसे पुरानी वाली ओल्ड वाली एनसीईआरटी, उसमें दिया गया है कि एसएन बोस के शब्दों में कहा जा सकता है कि वस्तुतः 18वीं शताब्दी मुख्यतः इसका उत्तरार्ध भारत के लंबे और घटनापूर्ण इतिहास का अंधकारतम
या सबसे डार्क एज के रूप में उन्होंने माना है। किसने? एस.एन. बोस ने। ठीक है, भारत के बारे में इतने बड़े विचार को उन्होंने प्रकट किया, उसके पीछे का कुछ कारण रहा होगा कि भाई उन्होंने कहा सबसे डार्क एज है, अंधकारतम, एकदम अंधेरा वाला युग है। उसके पीछे का कारण क्या है? तो हम पाएंगे कि जैसे हमने राजनीतिक स्थिति को देखा, तो आपने पाया अभी कि राजनीतिक स्थिति में भिन्न भिन्न आयाम है। जैसे मैंने कहा कि मुगल शासकों की दुर्बलता, वजीरों का बढ़ता हुआ वर्चस्व, दरबारी दलबंदियां, फिर यूरोपीय कंपनियों का आगमन और उनकी मंशा क्या है मैंने वो भी प्रकट किया। साथ ही उत्तर पश्चिम से होने वाला नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के रूप में जो आक्रमण, ये सारे तत्व कहीं ना कहीं भारत की सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति पर भी प्रभाव कहीं ना कहीं डाल रहे थे। ठीक है, यानी कि ये सारी प्रवृत्तियां कहीं ना कहीं उसे धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से विघटन की तरफ कहीं ना कहीं ढकेली थी। और उसमें भारत को क्या घाटा हुआ था या भारत कितनी हानि उठाया था, उसको भी समझे जाने की आवश्यकता है यहाँ पे कि आखिर उससे अगर जो विघटन के तत्व आए या विघटन के जो बादल घिरे, उससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। 18वीं शताब्दी में यूरोप पुनर्जागरण और ज्ञान बोध से गुजर रहा था और भारत में सामाजिक निष्क्रियता और जड़ता का दौर था। यानी कि अगर हम यूरोप से तुलना करें तो हम पाएंगे कि यूरोप उस समय ज्ञान बोध या पुनर्जागरण के काल से गुजर रहा है, वहीं भारत सामाजिक जड़ता की स्थिति में था। सामाजिक जड़ता कैसी थी? जाति के रूप में, धर्म के रूप में, प्रथाओं के रूप में। जैसे कुप्रथाएं व्याप्त हैं, कई कुप्रथाएं व्याप्त हैं, स्त्रियों की मनोदशा बहुत खराब है। साथ ही हम यह भी पाएंगे कि साहित्य और कला की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। हम यह भी देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में सांप्रदायिक जो स्थिति है उसकी क्या हाल है, यानी सांप्रदायिक स्थिति पे भी प्रभाव पड़ा या वो भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इस तरीके के आयाम हमें दिखाई पड़े। जो सांप्रदायिकता बिगड़ी, सौहार्दता बिगड़ी, चूंकि भारत सांस्कृतिक सौहार्दपूर्ण देश माना जाता है, उस समय सांस्कृतिक सौहार्दता भी कहीं ना कहीं बिगड़ी। जब दरबार खुद दलबंदियों में बटा हुआ है, जहां मुस्लिम होकर भी ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी में बट गए थे, तो सोचिए उनकी महत्वाकांक्षा का स्तर क्या रहा होगा। ठीक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति क्या है? तो हम कहते हैं कि कुछ प्रमुख तत्वों के अभाव में जो भारतीय समाज है या भारतीय समाज का दृष्टिकोण तथा व्यवहार अत्यंत संकुचित हो गया। तो कह सकते हैं कि यहां पर प्रेरणा और ज्ञान ही प्रमुख साधन हो सकते हैं, जिससे क्या हो सकता था, वो उबर सकता था। वस्तुतः भारतीय समाज में अनेक कुरीतियां और कुप्रथाओं का जमावड़ा था, यह कह सकते हैं, और इनकी निरंतर वृद्धि हो भी रही थी, इनकी निरंतर वृद्धि चल रही थी। वर्ण व्यवस्था धार्मिक आडंबर और प्रतिबंधों के फलस्वरूप निरंतर कठोर होती दिखाई पड़ती है और यह अपनी चरम स्थिति पर भी पहुंच गई। तो भारतीय समाज में अनेक कुप्रथा तथा जड़ता की स्थिति, ठीक है, साथ ही वर्ण व्यवस्था और धार्मिक आडंबर और प्रतिबंधों के फलस्वरूप क्या हुआ, निरंतर कठोर होती गई। इसको भी समझ सकते हैं। ये अभी सामाजिक धार्मिक स्थिति को हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अभी स्त्रियों की स्थिति इसमें शुरू नहीं हुई है, उसके लिए हम अलग बिंदु को उठाएंगे। ठीक है, यानी कि जातियों के स्वरूप अलग अलग जगहों में अलग अलग दिखाई पड़ता है। जाति प्रथा ने लोगों का कठोर विभाजन कर दिया। तो यहां लिखेंगे जाति प्रथा के द्वारा कठोर विभाजन।
ठीक, यानी सामाजिक धार्मिक स्थिति में अत्यंत सोचनीय और अवनत की स्थिति में। पहला, भारतीय समाज में अनेक कुप्रथा तथा जड़ता की स्थिति। अब ये कुप्रथा में हम देख सकते हैं कि सती प्रथा, बाल विवाह, फिर कम उम्र में, लिख सकते हैं बाल विवाह को कम उम्र में, बालिका का विवाह, इसको बाल विवाह कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा का स्तर शून्य, शिक्षा का स्तर शून्य में, ठीक है। कई तरह की प्रथाएं दिखाई देंगी। अब इसके हम आगे बढ़े तो हम स्त्रियों की दशा की तरफ चलते हैं, ठीक है। हाँ, ये भी देखिएगा कि अंतरजातीय विवाहों की मनाही थी। विभिन्न जातियों के लोग साथ खाना खाने पर भी प्रतिबंध था कि विभिन्न जाति के लोग साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते थे, और अंतरजातीय विवाह की मनाही, अंतर जातीय विवाह की मनाही। साथ ही दो अलग अलग वर्णों के लोग एक साथ बैठ के भोजन भी नहीं कर सकते थे, इसका भी ध्यान रखिएगा। अब 18वीं सदी के भारत में परिवार की व्यवस्था भी हमें अगर देखें तो कैसी लगती है? पितृसत्तात्मक व्यवस्था है परिवार की व्यवस्था। चूंकि सामाजिक कारण में जो समाज है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो परिवार होती है, ठीक है। तो परिवार कैसा है? पितृसत्तात्मक है। लेकिन इस काल में एक ऐसा भी परिवार है केरल का जो मातृसत्तात्मक, और कौन सा परिवार है? नायर समुदाय या नायर जाति। केरल की नायर जाति, केरल की नायर जाति में मातृसत्तात्मक सत्ता, मातृसत्तात्मक सत्ता। एक्सेप्शन इज अवेलेबल एवरीवेयर, अपवाद हर जगह मौजूद होते हैं, यहां भी मौजूद दिखाई दे रहा है। तो देखिएगा हमने क्या बताया, ध्यान दीजिएगा। सामाजिक और धार्मिक स्थिति में कहा कि समाज का जो सबसे छोटा इकाई होता है वो परिवार है। परिवार कैसा है? पितृसत्तात्मक है। और यहां पर एक एक्सेप्शन के रूप में भारत का एक हिस्सा केरल का है जिसमें एक नायर जाति है, जिसका जो जाति में यानी कि नायर जाति में जो परिवार होता है वो मातृसत्तात्मक सत्ता से संचालित है। फिर भी यहाँ पर जो 18वीं सदी का जो सामाजिक या धार्मिक स्थिति है अत्यंत शोचनीय और अवनत की स्थिति में है। भारतीय समाज में अनेक कुप्रथाएं और जड़ता की स्थिति है। साथ ही अब कुप्रथा में क्या? तो सती प्रथा, बाल विवाह, शिक्षा का शून्य स्तर या न्यून स्तर, फिर वर्ण व्यवस्था निरंतर कठोर होती गई दिखाई देती है। जाति प्रथा की स्थिति भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रतीत होती है तथा दिनों दिन यह कठोर होती गई। साथ ही अंतरजातीय विवाह की मनाही है और दो अलग अलग जातीय समुदाय या वर्ण के लोग एक साथ बैठकर भोजन भी नहीं कर सकते थे। मतलब समाज पूरी तरीके से विभाजित दिखाई दे रहा है, समाज बटा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। समझ गए मेरी बात? अब इसके आगे स्त्रियों की स्थिति को देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति क्या है भाई, जरा उनको भी समझ लेते हैं, ठीक है। स्त्रियों की स्थिति को भी देख लेते हैं। अब 18वीं सदी में भारत की जो समाज में स्त्रियों की दशा दयनीय और हीन, दयनीय व हीन, ठीक है। देखिए कोई भी काल हो, कोई भी खंड हो, उसकी आधी आबादी स्त्री ही होती है। किसी भी समाज को देखना हो तो एक यूरोपीय विद्वान ने कहा था कि वहां देख लीजिए कि वो समाज कितना विकसित है, इस बात से पता लग जाएगा कि वहां पे स्त्री की स्थिति क्या है। एक यूरोपीय विद्वान की लाइन है कि समाज को अगर ढंग से देखना हो तो उस समाज में व्याप्त स्त्रियों की स्थिति पे आप प्रकाश डाल लीजिए। अब
मैंने कहा कि 18वीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय या शोचनीय या हीन थी, तो उसके पीछे भी कुछ कारण रहा होगा। अभी इसका मुख्य कारण था धार्मिक और सामाजिक प्रतिबंध। क्या था इसका मुख्य कारण? था धार्मिक व सामाजिक प्रतिबंध। जैसे बालिका अभी बड़ी नहीं हुई, परिपक्व नहीं हुई, किशोरावस्था में नहीं गई, विवाह कर दिया गया 6 साल 5 साल की बालिका का, 20-22 साल तक, अभी अब उसकी उम्र से अधिक उम्र के व्यक्ति से 20-22 साल की अवस्था तक जाते जाते वो विधवा हो गई। विधवा का विवाह नहीं हो सकता है। स्त्री को शिक्षा का अधिकार नहीं है। धार्मिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। उसे जकड़ा गया है। पर्दा प्रथा है, यानी कि बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, शिक्षा का अभाव, ये क्या है? ये स्त्रियों के लिए एक चैन का काम करते थे, जो उन्हें बांधे रखते थे। उन्हें समाज में बोलने ही नहीं दिया जाता था। ठीक। फिर इन प्रतिबंधों के चलते इस काल में अनेक अमानवीय और असंगत प्रथाएं पराकाष्ठा पर पहुंच गई। धार्मिक अंधविश्वासों के कारण अल्पायु में ही बालिकाओं का विवाह, और हम पाते हैं कि बालिकाओं का विवाह जब अल्पायु में हुआ तो कम उम्र में ही क्या हो गई? वो विधवा भी हो गई। फिर हमने कहा कि ये सब करना धर्म सम्मत माना जाता था। ये जो भी इनकी स्थिति दयनीय हुई उसमें धर्म की अहम भूमिका थी। इसको धर्म सम्मत माना गया, हवाला दिया गया कि नहीं ऐसा हमारे धर्म में लिखा गया है, जबकि ऐसा नहीं था। ठीक है, वो तो बात का विषय है, लेकिन इसे धर्म सम्मत माना जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसे क्या कहा गया कि धर्म सम्मत है। मद्रास और उड़ीसा में देवदासी की प्रथा प्रचलन, जैसे मद्रास व उड़ीसा, देवदासी प्रथा का प्रचलन। हम जब संगम काल पढ़ते हैं तो चोल चेर पांड्यों को पढ़ते हैं। उसी में हम लोगों ने पाया था कि चोल राजाओं के द्वारा जब दूसरे राज्य पे हमला किया गया तो वहां पे स्त्रियों को उठाया गया, उनसे क्या कराया जाता? देवदासी का कार्य कराया जाता था। ये क्या करती थी? ये मंदिर की सेवा के लिए होती थी। बाद में वहां के मंदिर के जो पुजारी होते थे या मंदिर के जो प्रबंधक होते थे, उनके द्वारा इनका शोषण किया जाता था। ये आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्रियां होती थी। इन्हें देवदासी, देव मतलब होता है देवता, दासी यानी कि नौकर, यानी कि देवता का नौकर, समझिएगा। ठीक है, और यह प्रथा सबसे ज्यादा मद्रास और उड़ीसा में क्या दिखाई देती है? प्रचलित दिखाई देती है। कब? 18वीं शताब्दी में। इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमने सती प्रथा, सती प्रथा की बात की थी। सती प्रथा क्या? पति की मृत्यु हो गई तो उसे क्या किया गया? उसे एक बड़े अग्नि के सम्मुख डाल दिया गया। ढोल नगाड़ों की आवाज, एक मादक पदार्थ को सुंघा दिया गया, और मादक पदार्थ को सूंघने के बाद वो क्या करती है? वो स्त्री मतलब वो भी झूमने लगती है और उसे लगने लगता है लोगों की तरफ बातचीत आम लोग की, अब तुम्हारा पति ही नहीं रहा, तुम्हारा सर्वस्व खत्म हो चुका है, अब तुम जी के क्या करोगी? और इन सब सारी बातों को सुन के वो उन्माद में आती है और अग्नि का वर्ण कर लेती है। इसी को कहा गया सती प्रथा। इसका प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य जो हमारे अभिलेखों में मिलता है वो एरण अभिलेख है। कहता है भक्ता अनुरक्ता प्रिया चकांता भर्यावलंगा अनुगत्ताग्नि राशि, वो वहां से दिखाई पड़ता है। ठीक है, यानी कि सती प्रथा के अंतर्गत विधवा अपने मृत पति के साथ जल मरती थी, और यह अधिकांशतः भारत के राजपुताना, बंगाल और उत्तरी भारत में, उत्तर भारत, राजपुताना और बंगाल में यह प्रथा व्याप्त थी। ठीक है, यूपीएससी बार बार सवाल पूछता है। देखिए स्टेटमेंट में सवाल देगा, सारे समझने वाले हैं, इनको रटिएगा मत, समझिएगा कि सती प्रथा थी तो कहां थी।
देवदासी प्रथा थी तो कहां थी, ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें चलन क्या है, रिवाज क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि आमेर के राजा हैं एक सवाई जयसिंह, और एक मराठा सेनापति थे परशुराम भाऊ। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया था। उस काल में भी एक्सेप्शन है, अपवाद है, मैंने कहा एक्सेप्शन इज अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है, हर जगह। तो अपवाद में हम पाते हैं स्त्रियों की स्थिति में कि एक आमेर के राजा हैं सवाई जयसिंह, आमेर के राजा सवाई जयसिंह और एक मराठा सेनापति हैं, क्या नाम है, तो परशुराम भाऊ। मराठा सेनापति परशुराम भाऊ, इन्होंने क्या किया, विधवा पुनर्विवाह को बल दिया या बढ़ावा दिया। कब, 18वीं सदी में। ध्यान रखिएगा, पूछ ले कभी आयोग, कमीशन सवाल पूछ सकता है कि 18वीं सदी में विधवा पुनर्विवाह को किसने बढ़ावा दिया था, और वहां पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग ना हो, केशव चंद्र सेन जैसे लोग ना हो, तो आपको ध्यान रखना होगा कि यह बात 18वीं सदी की गई है, और मास्टर ने पढ़ाया है कि राजा सवाई जय सिंह और एक मराठा सेनापति परशुराम भाऊ हैं, ये क्या करते हैं, ये इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया, विधवा पुनर्विवाह, बल दिया। ये सती प्रथा थी, सती प्रथा को कुछ हद तक अकबर ने भी रोकने का प्रयास किया था, अकबर ने रोकने का प्रयास किया था, लेकिन अकबर चूंकि इस काल का नहीं है, हम बात कर रहे हैं किस काल की, 18वीं सदी की। ध्यान रखिएगा, 18वीं सदी में सती प्रथा पे प्रतिबंध पुर्तगालियों ने लगाया था गोवा में। ध्यान रखिएगा, कब, गोवा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इससे, यानी कि अगले टॉपिक पे कि सामाजिक दृष्टिकोण किस तरीके का दिखाई पड़ रहा है, या समाज की स्थिति किस तरीके की है, ठीक है। इसको हटाते हैं, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। 18वीं सदी के दौरान सांस्कृतिक दृष्टि से भारत में दुर्बलता के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, यानी सामाजिक दृष्टिकोण के बाद जब हम सांस्कृतिक दृष्टिकोण पे आते हैं तो समाज और संस्कृति दोनों एक साथ चलती है, एक दूसरे की पूरक समन्वय होता है उन दोनों में, ठीक है। तो हम पाते हैं कि सामाजिक स्थिति यानी कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जो दुर्बलता के जो लक्षण दिखाई दिए वो कहीं ना कहीं समाज पे भी असर डालते गए, यानी कि संस्कृति का कमजोर होना सामाजिक स्थिति के कमजोर होने का ही परिचायक है, ठीक है। उन सांस्कृतिक शाखाओं में तेजी से गिरावट आई जो राजाओं, राजकुमारों और सामंतों के संरक्षण पर निर्भर थी। ध्यान रखिएगा, चलते हैं इसके आगे की बात करते हैं, यानी सामाजिक दृष्टिकोण को हम तोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सामाजिक दृष्टिकोण हमने कहा अभी आपसे कि 18वीं शताब्दी के दौरान क्या दिखाई पड़ता है, तो हमने कहा भारत में सांस्कृतिक दुर्बलता के लक्षण। ठीक है, फिर यहां पर हम देखते हैं कि उन संस्कृति या उन सांस्कृतिक शाखाओं में तेजी से गिरावट आई जो राजाओं, राजकुमारों या सामंतों के संरक्षण में क्या थी, निर्भर थी। यह बात सबसे अधिक मुगल वास्तुकला और चित्रकला के रूप में दिखाई पड़ती है, ठीक है। मुगल जब वास्तुकला और उसकी स्थिति को देखेंगे तब हम समझेंगे कि किस तरीके की दिखाई दे रही है। यहां पर क्षमा करिएगा, हम लोग साहित्य और कला पे हैं, ठीक है। साहित्य और कला, ये सामाजिक दृष्टिकोण ये खत्म हो चुका है यहां से, ठीक है। सामाजिक, क्योंकि सामाजिक स्थिति में हम लोगों ने ऊपर ही कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे 2 बार टाइप हो गया है, ठीक है, तो उससे थोड़ा दिक्कत हुई है। तो साहित्य और कला, भारत में सांस्कृतिक दुर्बलता के लक्षण दिखाई देते हैं, किसमें, इसी के अंतर्गत, ठीक है। हम पाते हैं कि मुगल शैली में अनेक चित्रकार कुछ प्रमुख प्रांतीय दरबारों में जाकर प्रसिद्ध हुए, और प्रमुख दरबार थे हैदराबाद, लखनऊ, कश्मीर और पटना, यानी कि मुगल शैली, मुगल
देखिए, किसी भी काल को समझना हो तो उसके साहित्य और कला को देख लीजिए। वह उस काल का दर्पण होता है और वह स्पष्ट करने में सक्षम होता है कि वह काल किस तरीके का था। ठीक है, तो यह बात सबसे अधिक जो लागू होती है वो मुगल वास्तुकला और चित्रकारी के लिए सही थी। मुगल शैली के अनेक चित्रकार कुछ प्रमुख प्रांतीय दरबारों में जाकर प्रसिद्ध हुए। जैसे प्रमुख दरबार थे हैदराबाद, लखनऊ, पटना। इन जगहों पर उन्होंने जाकर क्या किया, एक नवीन शुरुआत की। इस क्रम में कश्मीर का भी स्थान आता है, यानी कि मुगल चित्रकार शरण लिया, जिनमें पटना, लखनऊ, हैदराबाद हैदराबाद व कश्मीर प्रमुख थे। पटना, लखनऊ, हैदराबाद व कश्मीर। साथ ही चित्रकारी की नई शैलियों का जन्म हुआ। साथ ही चित्रकारी की नई शैलियों का जन्म हुआ। अब नई शैलियां क्या क्या हैं? इसी समय की शैली है। जैसे पटना में शुरू हुआ तो पटना कलमकारी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। पटना कलमकारी, पटना कलमकारी, ये इसी से जुड़ा हुआ है, यानी कि चित्रकारी की नवीन शैलियों का जन्म। ठीक है, लखनऊ में कुछ अलग, जैसे लखनऊ में वाजिद अली शाह के नेतृत्व में हम पाते हैं कि एक अलग गायन शैली ठुमरी का आना। ठीक है, हैदराबाद और कश्मीर से भी इसी तरीके के जुड़े हुए तथ्य आपको दिखाई देंगे। तो हम कह सकते हैं कि दूसरी ओर एक शहर है जयपुर। तो जयपुर शहर और उसकी इमारतें कहीं ना कहीं ओजस्विता की निरंतरता का उदाहरण है। 18वीं सदी में संगीत विकसित होता है और फलता फूलता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो 18वीं सदी में ठीक है, फलता फूलता हुआ दिखाई देता है। और इस समय गायन की अनेक शैलियों का भी डेवलपमेंट हुआ, यानी कई गायन की नवीन शैलियां हमें 18वीं सदी में देखने के लिए मिलती हैं। इसीलिए कहते हैं कि 18वीं सदी में संगीत कला फलता फूलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस क्षेत्र में मोहम्मद शाह का जो शासनकाल है अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। किसका? मोहम्मद शाह। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ और बिंदु दिखाई पड़ते हैं। यानी कि हम पा रहे हैं कि 18वीं सदी के साहित्यकार या साहित्यिक जीवन का एक उल्लेखनीय पहलू भी हमारे सम्मुख उभर कर आएगा। जैसे उर्दू भाषा का विकास या उर्दू भाषा का प्रसार, उर्दू की कविताओं का जोरदार विकास। यानी कह सकते हैं कि उर्दू धीरे धीरे उत्तर भारत और भारत के उच्च वर्णों के परस्पर सामाजिक संपर्क का एक माध्यम के रूप में होने लगा। ठीक है, यानी कि अब सामाजिक संपर्क में लोगों ने उर्दू भाषा को क्या किया, अपनाना शुरू कर दिया। यानी इसी समय उर्दू भाषा का विकास, उर्दू भाषा का विकास। ठीक है, और कहा मैंने बोला भी कि यह धीरे धीरे क्या करता है, उत्तर भारत के उच्च वर्ण
जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके परस्पर सामाजिक संपर्क का माध्यम भी बन गया। इसी प्रकार मलयालम साहित्य में हम पाते हैं कि मलयालम साहित्य में भी उसके पुनर्जीवन को देखा या ढूंढा जा सकता है। कह सकते हैं कि इस काल में मलयालम साहित्य का भी कहीं ना कहीं विकास दिखाई देता है या उसे पुनर्जीवन मिला। यह विशेषकर त्रावणकोर का एक शासक है जिसका नाम था मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा के शासनकाल में हम पाते हैं कि मलयालम साहित्य का पुनर्जीवन दिया गया। या ऐसा नहीं है कि मलयालम अभी 18वीं शताब्दी में जाके उत्पन्न हुआ, नहीं, पुनर्जीवन मिलने का मतलब है कि वो पहले से था, अब उसे एक नई दिशा दी गई और यह दिशा त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा के सौजन्य से मिला। और वहां पर एक और नाम आता है राम वर्मा। मार्तंड वर्मा और राम वर्मा, इन दोनों ने उसे संरक्षण प्रदान किया। केरल को या केरल का एक महान कवि है जिसका नाम है कुंचन नाम्बियार। कई बार पूछता है कि केरल के महान कवि या कुंचन नाम्बियार का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा कि केरल का एक महान कवि कुंचन नाम्बियार इसी समय यानी 18वीं शताब्दी में ही हुआ जिसने मलयालम साहित्य को इस एक शीर्षस्थ स्थान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि कुंचन नाम्बियार ने न केवल साहित्य को ऊपर उठाया बल्कि मलयालम साहित्य को आम जन के लिए कविता, जनप्रिय कविता लिखना उसका मूल पेशा था। इसी से उसने अपना यश भी किया और मलयालम साहित्य को भी आगे ले जाने का कार्य किया। तो कई बार यूपीएससी में पूछा है कि कुंचन नाम्बियार कौन है, ध्यान रखिएगा। 18वीं सदी के केरल में पूर्णतः विकास दिखाई पड़ता है, जैसे कथकली, साहित्य का डेवलपमेंट, नाटक का डेवलपमेंट, नृत्य का डेवलपमेंट, यानी कि अनोखी वास्तुकला और भित्ति चित्रों वाला एक पद्मनाभन राजप्रसाद भी 18वीं शताब्दी में बनाया गया। वो भी कहीं ना कहीं 18वीं शताब्दी का उत्थान के रूप में समझा जा सकता है। ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि 18वीं शताब्दी के भारतीय शासकों ने लड़ाई के हथियारों और सैनिक प्रशिक्षण की तकनीकों को भी छोड़कर किसी भी पश्चिमी चीजों पर बहुत कम दिलचस्पी दिखाई। यानी कि पश्चिमी चीज में उनको अगर हम सबसे ज्यादा आकर्षित किया तो वो क्या था, वो लड़ाई का हथियार था। ठीक है, यानी कि लड़ाई के हथियार, सैनिक प्रशिक्षण के तकनीक, इन्हीं से भारतीय राजा यूरोपीय चीजों से प्रभावित थे। बाकी उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो भारतीय राजा उनसे प्रभावित हो सकते थे। ठीक है, चलिए अब हम इससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि अन्य तथ्य क्या हैं। यानी कि हम पाएंगे कि सांप्रदायिक स्थिति इनकी कैसी दिखाई पड़ रही है या सांप्रदायिक स्थिति का क्या हाल है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें हमने छोड़ी हैं, जैसे असम साहित्य में अहोम राजाओं का संरक्षण में विकास, गुजरात में एक महान गीतकार हैं जिनका नाम है दयाराम, उन्होंने भी 18वीं सदी में ही अपना डेवलपमेंट किया है। ये आपको नोट्स फॉर्मेट में मिल जाएगा। जैसे या पंजाबी के एक मशहूर जो महाकाव्य लिखी गई हीर रांझा जो वारिस शाह की है, तो उन्होंने भी इसका योगदान 18वीं शताब्दी से ही जोड़ा जाता है। सिंधी साहित्य का भी एक प्रमुख विशेष लब्धप्रद चीजें दिखाई पड़ती हैं। वहीं हम पाएंगे कि शाह अब्दुल लतीफ एक नाम मिलता है। शाह अब्दुल लतीफ ने एक ग्रंथ लिखा था रिसालो, उसकी भी रचना 18वीं शताब्दी में ही की गई थी। फिर सचल और साची या सचल या सामी, इस शताब्दी के अन्य दो महान सिंधी कवियों का भी नाम देखने के लिए मिलता है। आईएएस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि सचल और सांची या सामी कौन थे या किस भाषा से जुड़े हुए हैं, शाह अब्दुल लतीफ का संबंध किस भाषा से है, या हीर रांझा के रचनाकार वारिस शाह किस महाकाव्य से जुड़े हुए हैं या किस भाषा से जुड़े हुए हैं। वहां प्रश्न बदला जा सकता है, उसकी प्रवृत्ति उल्टी की जा सकती है। ठीक है, हम देखते हैं कि इस काल में टीपू सुल्तान को छोड़कर वे सभी मुगलों और 16वीं शताब्दी तथा 17वीं शताब्दी में दूसरे शासकों से विरासत में प्राप्त विचारधारात्मक उपकरणों से संतुष्ट थे। एक टीपू सुल्तान ही दिखाई पड़ेगा 18वीं शताब्दी में जो अपनी चीजों से संतुष्ट नहीं है। आएंगे जब टीपू सुल्तान पे तो बात करेंगे कि टीपू सुल्तान ही एकमात्र शासक है, बाकी सभी शासक जो भी हैं वो
दूसरे शासकों से विरासत में प्राप्त जो विचारधारात्मक उपकरण है उन्हीं से संतुष्ट है। एक टीपू सुल्तान ही संतुष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है। 18वीं शताब्दी के जीवन यानी कि जब सांप्रदायिक स्थिति को हम पाते हैं तो इसकी एक बड़ी विशेषता है हिंदू और मुसलमानों में मित्रतापूर्ण संबंध। यानी कि सांप्रदायिक स्थिति को अगर हम देखें तो कहेंगे मित्रतापूर्ण संबंध, ये इस काल की बड़ी विशेषताओं में आता है। यद्यपि तत्कालीन सामंतों और सरदार आपस में अनवरत लड़ते रहे, उनकी लड़ाइयां और उनके गठजोड़ बिरले ही हम पाते हैं कि धर्म के भेदभाव पे आधारित थे। यानी कि यह जो लड़ाइयां उस समय लड़ी भी गई, यानी हम लिख सकते हैं कि अनेक सरदार लेकिन ये सभी लड़ाइयां राजनीतिक भूभाग तक सीमित थी। इनका धर्म से कोई विशेष संबंध नहीं था। ठीक है। हिंदू और मुसलमान मैंने कहा कि मित्रतापूर्ण संबंध में है। अनेक सरदार और सामंतों के मध्य परस्पर लड़ाइयां होती रही, लेकिन ये सभी लड़ाइयां राजनीतिक भूभाग तक सीमित थीं। इनका धर्म से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि एक हिंदू नवाब है तो उसके पास मुस्लिम सैनिक भी थे, एक मुस्लिम नवाब है तो उसके पास कई हिंदू सैनिक भी थे जो नवाब या अपने राजा के लिए या अपने सामंत के लिए लड़ा करते थे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यानी कि इनकी राजनीतिक मूलतः धर्म निरपेक्ष राजनीति दिखाई पड़ती। कैसी दिखाई देती है? धर्म निरपेक्ष। ठीक है। धार्मिक क्षेत्र में हिंदुओं के बीच भक्ति आंदोलन था तथा मुसलमानों में सूफी जो प्रभाव है उसको हम पढ़ सकते हैं यहां पे या देख सकते हैं। पिछली कुछ शताब्दियों से जो पारस्परिक प्रभाव और सम्मान की भावना विकसित हुई वह इस काल में बढ़ती हुई हमें प्रतीत होती है या दिखाई देती है। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। ठीक, फिर बड़ी संख्या में हिंदू मुसलमान सिद्धों की पूजा किया करते थे। किसकी? सिद्धों की क्या करते थे? पूजा करते थे। अनेक मुसलमान भी हिंदुओं और जो हिंदू देवता और संतों को क्या करते थे? उनके प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त करते हुए देखे जाएंगे। साथ ही हम यह भी पाएंगे कि मुसलमान शासक सामंत जो हैं और जनसाधारण ने हिंदू त्योहारों को खूब एंजॉय किया। जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया। इसमें हम पाते हैं कि मुसलमान शासक या सामंत भी अपनी आम जन के साथ फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई देगा। अजमेर में एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। कहते हैं कि इस पवित्र स्थान पर जो वित्तीय मदद था वो मराठों के द्वारा दिया जाता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नागौर के एक है शेख साहुल हामिद। उनके पवित्र स्थान पर जो मदद होता था वो तंजौर का एक राजा के द्वारा किया जाता था। यानी कि वो जुड़ा हुआ स्थान है मुसलमान से और उसका जो सहयोग, आर्थिक सहयोग है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है? तो हिंदू शासक मराठों के द्वारा, तंजौर के राजा के द्वारा। जैसे कहा कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां? अजमेर में, और उसको आर्थिक सहायता किससे मिल रही है? मराठों से मिल रही है। वहीं पर मैंने कहा कि नागौर का एक शेख साहुल हामिद का दरगाह है, उसकी सहायता किससे मिल रही है? तो त्रावणकोर के राजा से। ये बातें इशारा कर रही हैं किस तरफ? कह रही हैं कि इस काल में धार्मिक जो सहिष्णुता थी वो प्रबल थी, धर्मनिरपेक्ष की भावना दिखाई पड़ती है। इस काल में सांप्रदायिक सौहार्द
या सौहार्द दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार हम पाते हैं कि इस काल में एक मुस्लिम राजा है जिसका नाम है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी के मंदिर तथा अन्य मंदिरों को भी आर्थिक मदद दिया था। उसी प्रकार हम जानते हैं कि यह काल जहां मुस्लिम हिंदू के त्योहारों को, हिंदू अपने संतों के साथ साथ मुस्लिम संतों को सम्मान देता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब इसके आगे आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। ठीक है, सारी चीजें लिखी नहीं जा सकती, कुछ चीजें हमने आपको समझा दी हैं और कुछ पीपीटी के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे घबराइएगा नहीं। चलिए आर्थिक स्थिति की बात करते हैं कि आर्थिक स्थिति कैसी दिखाई पड़ रही है या आर्थिक स्थिति है। ठीक है, जरा समझने का प्रयास करते हैं। तो 18वीं सदी का भारत, 18वीं सदी का भारत मूल रूप से आर्थिक स्थिति में कैसा दिखाई पड़ रहा था। कहते हैं 18वीं सदी का भारत पर्याप्त गति से आर्थिक और सामाजिक या सांस्कृतिक प्रगति नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका भाई? उसके पीछे का क्या कारण है, क्यों नहीं कर सका? ठीक है, आर्थिक स्थिति का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ उसको समझने की आवश्यकता है। तो हम पहले ही समझे हैं कि आर्थिक स्थिति की जो धुरी होती है ना, वो राजनीति पे टिकी होती है। जब राजनीतिक व्यवस्था अव्यवस्थित हो, जब शासक दुर्बल हो, जब षड्यंत्र हो रहे हों, विदेशी आक्रमण हो रहे हों, जब आपसी समन्वय ना हो, तो क्या होगा? अर्थ हमेशा क्या होगा? गिरेगा। यानी कि 18वीं सदी का भारत पर्याप्त गति से आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक प्रगति नहीं कर पाया और राज्य की बढ़ती हुई राजस्व की जो मांग थी वो क्या थी? दिनों दिन बढ़ती हुई दिखाई दी। अफसरों का अत्याचार आम किसानों पर दिखाई पड़ा, साथ ही सामंतों और लगान वसूल करने वाले ठेकेदारों का जो अत्याचार था वो भी आम जन पे महसूस किया गया। जमींदारों की धन लिप्सा दिनों दिन बढ़ती हुई दिखाई दी। लूट खसोट का मूल रूप से यह काल था। प्रतिद्वंदी सेनाओं के आक्रमण और प्रत्याक्रमण दोनों से एक आम जन पे उसका प्रभाव पड़ रहा था। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह स्थिति बहुत दयनीय होती गई। भारत उस समय स्वावलंबी दिखाई पड़ता है। भारत की स्थिति स्वावलंबी उन जगहों पे है जैसे हस्तशिल्प और कृषि उत्पादन में। दूसरी ओर भारत का औद्योगिक और कृषि उत्पादन के लिए विदेशों में नियमित बाजार का भी अभाव था। ठीक है, विदेशों में नियमित बाजार भी अगर होता तो शायद वहां से भी कुछ उसे प्राप्त हो सकता था। लेकिन हम देखते हैं कि भारत का औद्योगिक और कृषि उत्पादन के लिए विदेशी या विदेशों में नियमित बाजार का अभाव था। ठीक, फलस्वरूप उसका निर्यात और उसके आयात से अधिक होता था। विदेशी जो व्यापार को चांदी और सोने के यातायात या आयात के द्वारा संतुलित किया जाता था। यानी कि यह स्थिति पूरी तरीके से गड़बड़ दिखाई पड़ रही है। यानी कि निर्यात और आयात को संतुलित करने के लिए हमें चांदी और सोने के सिक्कों को देना पड़ता है। असल में भारत बहुमूल्य धातुओं के खजाने के नाम से जाना जाता था और उस समय इन खजानों की खूब लूट खसोट की गई। अनेक समृद्ध शहरों, उन्नत उद्योगों के केंद्रों में या उनको लूटा गया, नष्ट कर दिया गया। फिर भी भारत व्यापक विनिर्माण का देश बना रहा। इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बंगाल में जहाज निर्माण उद्योग विकसित हुआ। इसी काल में 18वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनियों ने अपने इस्तेमाल के लिए भारत में कई जहाज भी खरीदे। असल में अगर देखा जाए कि 18वीं सदी का भारत आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भारत विश्व व्यापार और उद्योग के प्रमुख केंद्र के रूप में तो था, लेकिन वो अपनी आंतरिक स्थिति, जैसे मैंने कहा कि राजस्व की मांग, अफसरों का अत्याचार, सामंतों, लगानों और ठेकेदारों की स्थिति, जमींदारों की धन लिप्सा, लूट खसोट, इन सारे कारणों के कारण इसकी जो आर्थिक स्थिति में जो कृषि एक बड़ी बैकबोन के रूप में थी, उसकी स्थिति दिनों दिन गिरती गई, जिसका प्रभाव उद्योगों पे पड़ा। क्योंकि यहां पर शुरुआत में जो उद्योग थे वो कृषि आधारित ही थे।
आज भी हमारे यहाँ उद्योग जो लगते हैं वो अधिकांश उद्योग क्या है, कृषि पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब यहां पर यह कह सकते हैं कि 18वीं सदी के भारत में आर्थिक बदहाली या कह सकते हैं पर्याप्त गति से आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक प्रगति नहीं कर सकी। अगर पहली बात जैसे आर्थिक व्यवस्था चरमराई, जिसके कारण में अगर ढूंढे तो पहला कारण हमें कृषि में ढूंढना होगा, क्योंकि भारत शुरू से क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो यहां पे पाते हैं राजस्व की मांगे, अफसरों का अत्याचार, ये क्या हुआ, बढ़ा। ठीक, फिर हम पाते हैं सामंतों या लगानों के जो ठेकेदार थे या जमींदारों की धन लिप्सा। अब इतने बड़े कारण आ जाएंगे तो कृषि व्यवस्था क्या होगी, प्रतिद्वंदी सेना के द्वारा आक्रमण और प्रति आक्रमण, चूंकि युद्ध का दौर था। इससे क्या होगा, फसल नष्ट होगी। यानी कि ये सारे कॉजेज ऐसे हैं जो किसानों को किसी न किसी तरीके से क्या कर रहे थे, प्रभावित कर रहे थे। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी हम पाते हैं कि भारत अपने आयात निर्यात को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। कैसे, चांदी और सोनों के सिक्कों के मार्फत। और पूरी दुनिया को एक मैसेज था कि भारत बहुमूल्य धातुओं के खजाने के रूप में एक अस्थाई भंडार है, ये सोने की चिड़िया जिसको कहते हैं। ठीक, फिर भी भारत में व्यापक विनिर्माण का देश बना रहा। विनिर्माण का देश बना रहा। अब विनिर्माण का देश कैसे बनेगा, तो हम कहेंगे कि इस समय भारत में जहाज निर्माण उद्योग विकसित हुआ। कहां, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और आंध्रा। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और एक बंगाल भी लिख लीजिएगा, बंगाल जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में, केंद्र के रूप में। ठीक है, रूस का एक शासक है पीटर महान, 18वीं शताब्दी में उसने कहा था, याद रखो भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है। याद रखो भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है, और जो इस पर पूरा अधिकार कर सकेगा वह यूरोप का अधिनायक होगा। पीटर महान ने कहा था। ये क्या है, रूस का राजा है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, शिक्षा पे पढ़ते हैं कि शिक्षा की क्या स्थिति है, जरा उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सुनो, इसको क्लास